जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से 29 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। सही जवाब है ऑप्शन सी, 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार 2023 की इसकी थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। क्या थीम है? योर विंडो टू द वर्ल्ड। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें, यूनेस्को ने वर्ष 2005 में 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस के रूप में चुना था। कब चुना था? वर्ष 2005 में यूनेस्को ने चुना था। दोस्तों, एक और पूछा जाता है कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया था 2023 में, तो उसका सही जवाब है 12 अक्टूबर। दोस्तों, विश्व श्रव्य दृश्य दिवस और विश्व दृष्टि दिवस दोनों अलग अलग हैं। अगर विश्व श्रव्य दृश्य दिवस पूछा जाए तो उसका आंसर 27 अक्टूबर होगा और अगर विश्व दृष्टि दिवस पूछा जाए तो उसका जवाब होगा 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 में यह 12 अक्टूबर को मनाया गया है क्योंकि यह अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व दृष्टि दिवस। आइए, अब दिवस की बात की गई तो महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। ये सभी दिवस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। 22 अक्टूबर इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। 25 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस। दोस्तों, ये सभी दिवस बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अगर पूछा जाए विश्व श्रव्य दृश्य दिवस कब मनाया जाता है तो उसका सही जवाब 27 अक्टूबर होगा और अगर विश्व दृष्टि दिवस पूछा जाए तो उसका सही जवाब 12 अक्टूबर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में रॉबर्ट फिको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में रॉबर्ट फिको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है फिनलैंड, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया या यूक्रेन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट फिको को नियुक्त किया गया है। ये उनकी फ़ोटो है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में रॉबर्ट फिको को यूरोपीय देश स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और ये रॉबर्ट फिको को चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और सितंबर 2023 में अभी चुनाव हुआ था और उस चुनाव में रॉबर्ट फिको की पार्टी ने जीत हासिल की थी। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये बता रहा है कि वर्ष 2018 में रॉबर्ट फिको ने प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर पूछा जाए कि स्लोवाकिया के अभी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो उसका सही जवाब होगा फिको। रॉबर्ट फिको जो है वो सॉरी रॉबर्ट फिको जो है वो स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ बने हुए हैं। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन हैं?
क्रिस्टोफर लक्सन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? अरिंदम बागची हैं। और बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हुए हैं? तो इंद्रमणि पांडे बने हुए हैं। ये पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। और पांचवा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि अमरीकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर कौन बना है? तो सही जवाब है माइक जॉनसन बने हैं। दोस्तों, ये पांचों महत्वपूर्ण बिंदु या पांचों नियुक्ति बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है? हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है अदन की खाड़ी, गिन्नी की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फारस की खाड़ी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, गिनी की खाड़ी। हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का जो संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ है वो ऑप्शन बी, गिनी की खाड़ी में हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह संयुक्त अभ्यास यूरोपीय संघ और भारत के बीच समुद्री सुरक्षा बातों की तीसरी बैठक के बाद आयोजित किया गया था। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय नौसेना के INS सुमेधा ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो गिनी की खाड़ी है वो अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तर पूर्वी हिस्सा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? ऑप्शन दिया गया है इसमें मिस्र, कतर, सऊदी अरब या जॉर्डन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, कतर। कतर देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई है। ये सभी 14 महीने यानी अगस्त 2022 से कतर की अलग अलग जेलों में कैद हैं। और भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जाहिर की है। और विदेश मंत्रालय ने ये बयान दाखिल किया है या जारी किया है कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोज रहे हैं। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है कि कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन चर्चा यह है कि उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। किन्हें? जो 8 भारतीय हैं जिन पर आरोप लगा है उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और 7वां महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बता रहे हैं, स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए उनके देश से जासूसी कर रहे थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या जम्मू कश्मीर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, हरियाणा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, हरियाणा। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा है। मेले में 28 राज्यों के स्व सहायता समूहों की लगभग 800 महिलाएं देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों से हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे विविध उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सरस मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि पैरा एशियाई गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन दिया गया है रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगर पूछा जाए कि प्रमोद भगत ने कौन सी स्पर्धा में भाग लिया है तो उसका सही जवाब होगा बैडमिंटन स्पर्धा में भाग लिया है। और किसमें जीता है? एशियाई पैरा गेम्स 2023 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चीन में आयोजित 4th एशियाई पैरा खेलों में एथलीट
प्रमोद भगत ने भारत के ही नीतीश कुमार को हराकर बैडमिंटन मेंस SL3 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया है? भारत के ही नीतीश कुमार को हरा दिया है। दोस्तों अभी जल्द ही फोर्थ एशियाई पैरा खेलों के बारे में अलग से एक वीडियो ला रहे हैं, उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश होगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? घड़ी निर्माता कंपनी है राडो, उसकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया है आलिया भट्ट, कृति सेनन, कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण। सही जवाब है ऑप्शन सी, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ जो है घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्विस घड़ी निर्माता राडो ने बॉलीवुड सुपरस्टार कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राडो जो है वो स्विट्जरलैंड की एक मशहूर घड़ी कंपनी है और उसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। अगर राडो की स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। और ब्रांड एम्बेसडर की बात की गई है तो आइए महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर को भी देख लेते हैं। पहला है पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उसका सही जवाब है मोहम्मद सामी को नियुक्त किया है। हाईसेंस एंड सात्विक सोलर रोप्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो रविंद्र जडेजा को बनाया है। तीसरा है लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। और जियो मार्ट का जो नया ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। और महेंद्र सिंह धोनी अभी लेज के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर जो बने हैं वो सचिन तेंदुलकर बने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है इसे एक बार फिर से देखिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 8 है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, गोवा, लद्दाख या राजस्थान। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन किया है। और जो ये उद्घाटन होगा, ये उद्घाटन जो किया गया है कब से कब तक चलेगा? तो ये 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन किया जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा नियुक्त किया गया है? ये इनकी फ़ोटो है। और क्या पूछा गया है? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है मलेशिया, भूटान, म्यांमार या इंडोनेशिया। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, मलेशिया। मलेशिया का नियुक्त किया गया है। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया देश का राजा नियुक्त किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मलेशिया के शाही परिवारों ने सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, जिनकी उम्र 64 वर्ष है, को देश का नया नरेश चुना है। और 31 जनवरी 2024 को वो वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। यानी कब वो करेंगे ये पदभार ग्रहण? 31 जनवरी 2024 को करेंगे। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है कि सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को 17वां राजा चुना जाएगा। कितना? 17th राजा चुना जाएगा। दोस्तों आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है सत्यम मिश्रा, रणजीत सिंह दिसाले, दीप नारायण नायक या अजय बग्गा। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, दीप नारायण नायक को चुना गया है। किस पुरस्कार के लिए चुना गया है इन्हें? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए महत्वपूर्ण हाल ही में प्रदान किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है सभी, इसलिए इन्हें ध्यान से देखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक अमेरिकी पुरस्कार है। ये किसे दिया गया है? तो अशोक गॉडगिल को दिया गया है और शुभ्रा सुरेश को दिया गया है।
सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है माइकल डगलस को किया गया है। दुर्गा भारत सम्मान पंडित अजय चक्रवर्ती को दिया गया है। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पुरस्कार किसे दिया गया है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आरईसी लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। अगला प्रश्न है इसमें वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? तो DY चंद्रचूड़ जी को दिया गया है। सखा राव पुरस्कार जीना महसा आमिनी को दिया गया है। 25वां राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है? धर्मेंद्र को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? रॉकेटरी नॉम्बी इफेक्ट को दिया गया है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंगमैथेन को दिया गया है। और अगला प्रश्न है इसमें कि जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जोईता गुप्ता को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को दिया गया है। और दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आशा भोसले को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का पुरस्कार दिया गया है नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार CR राव को दिया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। दोस्तों ये सभी पुरस्कार बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और इनके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप इन सभी पुरस्कार को एक बार देख लीजिएगा। आइए अब हम 28 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल है, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए चुनाव के लिए किसे अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? तो राजकुमार रॉय को नियुक्त किया गया है। दूसरा क्या है इसमें, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो माइक जॉनसन को चुना गया है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उसका सही जवाब है अहमदाबाद में किया गया है। और चौथा इसमें प्रश्न है कि किस शहर में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा? तो उसका सही जवाब है लखनऊ में बनाया जाएगा। पांचवा इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां जो विलय दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है? तो उसका सही जवाब है 26 अक्टूबर को मनाया गया है। और अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही जवाब है अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। सातवां इसमें प्रश्न है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो उसका सही जवाब है गोवा में हुआ है। प्रश्न संख्या 8 थी कल का कि एशियाई पैरा ओलंपिक गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है निशानेबाजी से है। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में चर्चा में रहा जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड के है। जमरानी बांध पर बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध उत्तराखंड से है। और 10वां कल का प्रश्न था, निम्न में से किस देश ने पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिकों को मुफ्त वीज़ा देने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो श्रीलंका ने दिया है। इसमें भारत समेत कुल टोटल 7 देश है जिन्हें मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने के लिए मंजूरी प्रदान किया है। किसने दिया है? श्रीलंका देश ने किया है। आइए कल का सवाल देखते हैं। कल का हमारा सवाल था, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन दिया गया है क्रिस्टोफर लक्सन, हेनरी क्लॉक, जेसिंडा ऑर्डन या क्रिप्स हॉपकिंस। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। कहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। कल का दूसरा सवाल था, हाल ही में सितंबर 2023 के लिए ICC वोमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है? ऑप्शन दिया गया स्मृति मंधाना, सबमीन इस्माइल, एलिसा हैरी या चमारी अथापत्तू। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, चमारी अथापत्तू, जो कि श्रीलंका की हैं। इन्हें सितंबर 2023 के लिए ICC वोमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज के हमारे 2 सवाल हैं, अगर इनका जवाब आपको पता है तो उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला सवाल है, हाल ही में अमेरिका में स्थापित डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? अमेरिका में एक प्रतिमा स्थापित की गई है जो कि BR अम्बेडकर जी की है। पूछा गया है कि उस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है इसमें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ फ्री स्पीच या स्टैचू ऑफ अनटचेबिलिटी। दूसरा हमारा सवाल है आज का, ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या पंजाब। दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का जो भी उत्तर होगा
उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य दिन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर आप चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टडी विद आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।